ओके, सो अभी तक हम लोग प्रोबेबिलिटीज को इस्तेमाल करके डिफरेंट मुख्तलिफ सिस्टम्स की थर्मल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते आ रहे हैं। सो अब हम इस आइडिया को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि एक बड़ा मसला फिलहाल हमारे पास ये है कि हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पकड़ सकते, और देन उनके टेम्परेचर को, किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर को, प्रेशर वगैरह को तब्दील नहीं कर सकते, जबकि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को नहीं छेड़ सकते। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके, प्रोबेबिलिटीज़ के ज़रिए थर्मल सिस्टम्स को फिर डायरेक्टली स्टडी नहीं किया जाता, जिस तरह अभी तक हम थर्मोडायनामिक्स में करते आ रहे हैं। इसके लिए, इस सारे काम के लिए एक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसको हम एनसेम्बल्स का नाम देते हैं। हम एनसेम्बल्स डिक्लेयर करते हैं और फिर देन इनको स्टडी किया जाता है। सो जो एनसेम्बल्स का आइडिया, ये बेसिकली काफ़ी पुरानी टेक्निक है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। इसको 1878 में वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जिसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, JW गिब्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। सॉरी, इस आइडिया को JW गिब्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको हम एनसेम्बल कहते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि एनसेम्बल होता क्या है। सो असल में एनसेम्बल आपके पास सिस्टम्स ही हैं, एक कलेक्शन है सिस्टम्स की। Ensemble is a collection of systems, या ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इसको लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहें। लेकिन इन पार्टिकल्स के साथ दो प्रॉपर्टीज एसोसिएट की जाती हैं। एक तो ये कि ये मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होंगे, प्लस एसेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। इन दोनों चीज़ों को हम अभी डिस्कस करते हैं कि इन दोनों से मुराद क्या है। मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होने से मुराद ये है कि आपके पास जितने भी किसी सिस्टम के अंदर जितने भी एनसेम्बल्स आ रहे होंगे, वो सेम मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यानी कि उनका वॉल्यूम, उनकी एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह सेम होंगे। माइक्रोस्कोपिकली वो आइडेंटिकल, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। उनकी माइक्रो स्टेट्स डिफरेंट हो सकती हैं, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली वो सारे सिस्टम्स आइडेंटिकल हैं। देन एसेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग है, सिस्टम्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते। म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम्स होंगे दूसरों के लिए, दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या फोर्सेस हो सकती हैं, लेकिन इस बात का बेसिकली मतलब ये है कि सिस्टम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में डिफर कर सकते हैं। सिस्टम्स सिस्टम डिफर्स इन माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल हम ले लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज में हम एक चीज़ ले लेते हैं, जैसे स्पिन है। अब लाजमी नहीं कि अगर एक सिस्टम आपके पास एक सिस्टम के अंदर एक एक अरब इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल सेम है, जैसे वॉल्यूम उनका सेम है, प्रेशर उनका सेम है, उनका टेम्परेचर सेम है, लेकिन लाजमी नहीं कि उन सबकी स्पिन अप होगी, स्पिन डाउन भी हो सकती है। सिस्टम जो होते हैं बेसिकली माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में डिफर कर सकते हैं, और वो लिहाजा वो नॉन इंटरेक्शन होंगे। अच्छा, अब हमने इस डेफिनेशन की बुनियाद पर इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली जो टाइप है उसको माइक्रो कैनोनिकल कहते हैं।
देन हमारे पास कैनोनिकल एंसेम्बल्स हैं। देन हमारे पास ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल्स हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता इनकी तफसील देखते जाएंगे। फिलहाल हमारा मेन फोकस कैनोनिकल एंसेम्बल्स पे होगा। सो इनमें फ़र्क क्या है? सो इसमें हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स में कहते हैं कि जितने भी सिस्टम्स हैं आपके पास वो सेम एनर्जी पर होंगे। ऑल सिस्टम्स हैव द सेम फिक्स्ड ई। सो इनकी एनर्जी तब्दील नहीं हो सकती, वो किसी कांस्टेंट रिजर्वायर के साथ अटैच होंगे। अच्छा, लेकिन जो कैनोनिकल एंसेम्बल है इसमें सिस्टम रिजर्वायर के साथ हीट को एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन उससे रिजर्वायर की हीट पे फ़र्क नहीं पड़ता। सो सिस्टम कैन एक्सचेंज its energy with a large reservoir of it। इसमें सिर्फ सिस्टम अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है रिजर्वायर के साथ, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नहीं। तो जैसे आपने सो ये समझें कि आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर एक बहुत हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और दूसरी तरफ आपके पास एक रिजर्वायर है किसी टेम्परेचर टी पे पड़ा हुआ है। तो सिस्टम से उन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जो हीट एनर्जी होगी वो तो रिजर्वायर तक जा सकती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर सिस्टम में ई और एन दोनों ट्रांसफ़र हों, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है और नंबर ऑफ पार्टिकल भी, तो इस तरह के एंसेंबल को हम लोग नाम देते हैं ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल का। सो ये कुछ कंडीशन है जो हमने एंसेंबल्स के ऊपर जिसकी बेस पर हमने एंसेंबल्स को डिफाइन किया हुआ है। सो हम इनको वक्तन फ़वक्तन अब डिस्कस करते जाएंगे। फिलहाल हमारा मेन फोकस है कैनोनिकल एंसेंबल्स पे, और अब हम देखते हैं कैनोनिकल एंसेंबल्स हम क्या चीज़ किस तरीके से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सारा रिजर्वायर मौजूद है, और इस रिजर्वायर के साथ हमने एक सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है, और एक छोटा सा सिस्टम है। सो हमने सिस्टम को इसके साथ कर दिया कनेक्ट। सो ये आपके पास एक लार्ज रिजर्वायर है, किसी टेम्परेचर टी पे रखा हुआ है। इसको हम लोग हीट बाथ का नाम भी दे सकते हैं, और ये आपके पास सिस्टम है। सिस्टम की एनर्जी एप्सिलॉन है, और इसकी एनर्जी टोटल एनर्जी से आपके पास कैपिटल ई है। सो इसकी एनर्जी कैपिटल ई माइनस एप्सिलॉन होगी। इसमें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स माइनस ई हो सकती हैं, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी फिक्स है। सॉरी, तो चूँकि सिस्टम आपका इस एनर्जी पर मौजूद है, कॉरस्पॉन्डिंगली इसकी माइक्रो स्टेट्स इसके बराबर होंगी। सो अब रिजर्वायर इतना लार्ज है कि अगर यहाँ से इस सिस्टम से हीट आपके रिजर्वायर में जा भी रही है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमने टोटल एनर्जी को फिक्स रखा हुआ है। सो लिहाजा रिजर्वायर की जो एनर्जी है, रिजर्वायर हमेशा सेम टी के ऊपर ही रहेगा, चाहे जितनी मर्जी एनर्जी यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र हो जाए। सो क्योंकि बहुत बड़ा एक रिजर्वायर, ये बिल्कुल ऐसे नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में एक अपने यूनिवर्स रखी हुई है, एक सोलर सिस्टम के मुकाबले में एक यूनिवर्स है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कितनी एनर्जी आपके सिस्टम से आपके रिजर्वायर में जा रही है। रिजर्वायर का टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा, और आइडियल केस की बात करें तो हम उसको वैसे ही एज्यूम करें कि मुकम्मल तौर पर कांस्टेंट रहना चाहिए। सो लिहाजा हम टोटल एनर्जी को फिक्स कर देते हैं, और टोटल एनर्जी तो वैसे भी फिक्स ही रहनी चाहिए क्योंकि कंजर्वेशन है। सो फिक्स दी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी आपके पास असल में बराबर आएगी एनर्जी ऑफ रिजर्वायर प्लस एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
सो इसको हमने नाम दिया हुआ है एप्सिलॉन का। सो आपके पास रिजर्वायर की एनर्जी ई माइनस एप्सिलॉन, जिसको हम यहाँ पर यार करें कि सो अब ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें रिजर्वायर भी मौजूद है और आपके पास सॉरी, सो ये हमारे पास एक स्कीम हमने डिफाइन की जिसमें एक रिजर्वायर आ रहा है और एक आपके पास सिस्टम आ रहा है। सो अगर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सिस्टम की, ये प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स सिस्टम की मल्टीप्लाई बाय माइक्रोस्टेट्स रिजर्वायर की, जो हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। सो जो सिस्टम माइक्रोस्टेट्स, तो सिस्टम की माइक्रोस्टेट्स आपके पास 1 के बराबर, क्योंकि सिस्टम एक ही माइक्रोस्टेट में मौजूद है इस वक्त। रिजर्वायर से हीट यहाँ पर नहीं आ रही, सिस्टम एक्सचेंज कर रहा है, तो सिस्टम के पास एक ही पॉसिबिलिटी किसी एक ही माइक्रोस्टेट में होने की, और उस माइक्रोस्टेट की एनर्जी ये हमने डिफाइन की हुई है। अच्छा, लेकिन जो रिजर्वायर की माइक्रोस्टेट की वो डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी आपके पास फॉरवर्ड हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है सिस्टम से वहाँ तक। सो बेसिकली जो रिजर्वायर की एनर्जी होगी, तो लिहाजा वो चीज़ इसके बराबर आएगी, और ये लाजमी नहीं कि ये 1 के बराबर हो। तो बेसिकली ये चीज़ आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ रिजर्वायर। ओके, सो अब हमारे पास इस इक्वेशन में जब हम ओमेगा एस की जगह 1 इंसर्ट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी। सो सिस्टम की एनर्जी ई थी प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लाई बाय 1, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि डेफिनेटली ये अंडरस्टूड कंडीशन है कि टोटल एनर्जी सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा है। ओके, सो अब हमने टेलर एक्सपेंशन करनी है। Form the Taylor expansion of log of, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम यहाँ पर लॉग की सूरत में क्यों परफॉर्म करते हैं इसकी टेलर एक्सपेंशन को। सो इसकी जो टेलर एक्सपेंशन आपके पास बनेगी इस एप्सिलॉन के राउंड, ऐसा एप्सिलॉन के राउंड एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, माइनस डी लॉग ऑफ ओमेगा ई ओवर ई एप्सिलॉन प्लस अप टू सो ऑन। ये बन के आपके पास इक्वेशन नंबर 2। सिंस हमने टेम्परेचर के लिए एक रिलेशन डिफाइन किया था 1/T इज इक्वल टू के डी लॉग ऑफ ओमेगा ओवर डी ई। सो यहाँ से आपके पास डी लॉग ऑफ ओमेगा ओवर डी ई बराबर आएगा 1/K टी के। इसी को ये नंबर 2 में इंसर्ट कर दें इस यहाँ पर। सो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी log of e minus epsilon log of omega of capital E माइनस एप्सिलॉन ओवर के टी। और मैं बाकी जितनी भी सीरीज हैं उनको ट्रंक कर रहा हूँ, तो मैं इसको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक रख रहा हूँ। सो ये टर्म्स इतनी स्मॉल होंगी कि इनके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है, सो नेगलेक्ट। सो मैंने यहाँ पर ट्रंकेट कर दिया अपनी सीरीज़ को। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log ऑफ ओमेगा ऑफ ई माइनस एप्सिलॉन माइनस log ऑफ ओमेगा ऑफ ई माइनस एप्सिलॉन ओवर के टी। लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, ओमेगा ऑफ ई माइनस एप्सिलॉन ओवर ओमेगा ऑफ ई माइनस एप्सिलॉन ओवर के टी
लॉ को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेना होगा, यानी कि एक एक्सपोनेंशियल आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन ई माइनस ई ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एप्सिलॉन ओवर के टी ई माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ ई एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन ओवर के टी। सो ये सिस्टम और रिजर्वायर की माइक्रोस्टेट्स के दरमियान एक रिलेशन हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है। अच्छा, अब हम इस रिलेशन को इंसर्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। वो हमारे पास प्रोपोर्शनल थी इसके। सो चूँकि हमने इसको विद कांस्टेंट फाइंड कर लिया है, तो मैं अब यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन, और ये आपके पास बन जाएगा या अगर हम इस कांस्टेंट को दोबारा से रिमूव कर दें तो आपके पास ये रिलेशन आएगा। ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास कैनोनिकल एंसेम्बल्स की। सो इसे बोल्ट्जमैन या कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसकी एक एप्लीकेशन देखेंगे सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, और वेलोसिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।